नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। क्या मिस इन्फॉर्मेशन के सहारे विपक्ष जो है वो सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को किनारे कर पाएगी? क्या ये स्ट्रैटेजी जो शायद 2024 में जिसने कुछ काम कर लिया, वही स्ट्रैटेजी 2024 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा के चुनाव के बाद वो काम करेगी? इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी कारगर है, समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि अभी 2 दिन पहले या इस तरह की लगातार खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार का एक बार फिर मोह भंग हो गया है और वो किसी भी समय एनडीए से पल्ला झाड़ सकते हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली में साथ साथ शिरकत करते हैं और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने की कोशिश करते हैं, जिसको प्रधानमंत्री रोक देते हैं। अब ये जिस दिन से केंद्र की सरकार बनी है, उस दिन से लगातार इस तरह का नैरेटिव चलाए जाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश हो रही है और बेहतर ढंग से कोशिश हो रही है कि एनडीए की सरकार बैसाखी के सहारे है। दोनों तरफ दो बैसाखियों के सहारे, एक तरफ डीएमके है, क्षमा कीजिएगा, एक तरफ जनता दल यू है और दूसरी तरफ टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी। तब ये जो जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी का जो बैसाखी है, निश्चित तौर पर बात तो सही है कि इन दोनों को की बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है। लेकिन क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि ये जो बात कही जा रही है कि किसी भी समय और कोई भी ऐसा मसला जिनमें भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी या जनता दल यू में उनके आइडियोलॉजिकल या उनके वोट बैंक पर कुछ इस तरह की बात होगी तो वो किसी भी समय वापस चल जाएंगे। और अभी लगातार ये बातें इसलिए भी कही जा रही हैं कि वक्फ वाला मामला बहुत जोरों पर है और इसमें न केवल राजनीतिक दल बल्कि राजनीतिक दल के अलावा जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनका मतलब बीजेपी के खिलाफ वाला एटीट्यूड हमेशा रहता है, वो एंटी बीजेपी कह लीजिए, वो एंटी बीजेपी के गाइज में, एंटी बीजेपी के पीछे एंटी हिंदू जिनका एजेंडा रहता है, जमीयत उलेमा हिंद जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जो रामलीला मैदान से धमकी दे रहे हैं कि हम बड़ी रैली करेंगे। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के खम्मम में और उसके बाद पटना में। और ये भी बात हो रही थी कि क्या पटना की रैली में नीतीश कुमार शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे। ये सारे मसले लगातार चल रहे हैं। अब इसमें जो बातें हैं कि लगातार ये चाहे राजनीतिक दल हों, वो ये तो कह रहे हैं कि ये इनके सहारे है, जो एनडीए की सरकार है वो इन दोनों राजनीतिक दलों के सहारे है, जो कभी भी इनके पैर के नीचे से ज़मीन खींच सकते हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एंटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जमीयत उलेमा हिंद और बाकी सारे इस तरह, जमीयत इस्लामी और बाकी इस तरह के, वो धमका रहे हैं कि अगर आप इनके इस मामले में, चाहे वक्फ का मामला हो या सरकार को लेकर के, आप अगर हमारी बात नहीं सुनिएगा तो हम आपको वोट अपने कम्युनिटी को नहीं देने देंगे। एक बात तो यहाँ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से कही। अच्छा, उसमें कुल मिलाकर के ऐसे लोग थे, कांग्रेस के 3 बड़े नेता थे, जिसमें वो एक कर्नाटक के एक एमएलए हैं, एमपी हैं, मुस्लिम एमपी हैं, सैयद नासिर हुसैन, इमरान प्रताप गढ़ी, इस तरह के लोग थे जो अपने कम्युनल एजेंडे के लिए जाने जाते हैं। नासिर हुसैन को जब राज्यसभा की शपथ, मतलब राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था,
तो उनकी भीड़ में उनके जो समर्थक थे उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में सबको मालूम है कि वो किस तरह से जो यूपी के क्रिमिनल्स हैं उनके समर्थन में कसीदे करते रहे हैं, जो इलाहाबाद के जो दो अतीक साहब हैं उनके उसमें। तो खैर विषय पर फिर वापस आते हैं। तो जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो धमका रहे हैं और राजनीतिक पार्टी डरा रहे हैं। तो ये डराने और धमकाने का जो खेल चल रहा है, ये डराने और धमकाने का खेल कितना कामयाब होगा या नहीं कामयाब होगा, उसमें दोनों बातें हैं। पहली बात ये है कि क्या जिस प्रदेश में, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में बमुश्किल 6 से 7% मुस्लिम हैं, क्या उन 6-7% मुस्लिम के लिए लगभग 92% हिंदुओं को तेलुगु देशम पार्टी नाराज करना चाहेगी? और जैसे ही आपका भाजपा के साथ अलायंस होता है वैसे मुस्लिम वोट आपको वोट नहीं करता है, ये भी बड़ा फैक्ट है। दूसरा, बिहार की बात करते हैं। नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह से उनके साथ लगे हुए हैं, उससे नहीं लग रहा है कि कहीं से भी उनके दिमाग में इस तरह का कोई संदेह है। और जहाँ तक मुसलमान वोटों की बात है, तो नीतीश कुमार को इस बात का कोई गुमान या कोई मुगालता नहीं है कि जब तुलनात्मक रूप से बात आएगी कि मुसलमान को जनता दल यू को वोट करना, बीजेपी को तो वोट वैसे नहीं करेगी, जनता दल यू को वोट करना है या आरजेडी को वोट करना है, तो वो आरजेडी को ही वोट करेगा मुस्लिम वोटर जो है। दूसरी तरफ जो भाजपा का हिंदू वोटर है या भाजपा को समर्थन करने वाला हिंदू वोटर है, वो जेडीयू को वोट करने में उसको कोई संकोच नहीं है, बल्कि उसमें बड़ा वर्ग हिंदुओं का ही है, वो एमबीसी है, दलित है। तो क्या इस तरह की किसी स्थिति में भी जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से जो नीत सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट है केंद्र में, उससे वापस ले सकती है? अब इसके अलावा मैं राजनीतिक समीकरण एक मोटी बताया, इसके अलावा दूसरा बड़ा वो है क्या है जिसके कारण वो क्या फिर भी विपक्ष की जो बात है उसमें कोई सच्चाई हो सकती है? जैसे अब अमरावती को राजधानी के रूप में व्यवस्थित करना है, और ये इनका एन चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट है और लंबे समय से उस पर से काम करते आ रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि इस कार्यकाल में वो अपनी राजधानी को पूरी तरह से तैयार कर दे और वहाँ से कार्य का मतलब वहाँ से काम शुरू हो जाए। तो क्या वो इस सरकार को गिरा करके वो अचीव कर पाएंगे? और फिर चुनाव में जब 5 साल बाद जाएंगे, शायद उनकी सरकार नहीं गिरे, लेकिन फिर 5 साल बाद सरकार में जाएंगे तो उनके पास इस तरह का कोई बात कहने लायक होगी कि वो सरकार को वोट मतलब लोगों उनको वोट देना चाहिए। अपना ही अपने पैर में कोई कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? ये हो गई आंध्र प्रदेश की बात। बिहार पर आते हैं। बिहार लगातार स्पेशल स्टेटस की बात करता रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी पिछले 2-3 महीने पहले प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, और वो प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि वो किसी भी दृष्टि से विशेष राज्य का दर्जा होने या ना होने से फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो करोड़ों लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बिहार की तस्वीर बदलेगा, बिहार की सूरत बदलेगा। कोई सरकार इस तरह का निर्णय कैसे कर सकती है कि वो डेवलपमेंट को रोक दे और वोट भी ना पाए? तो ये जो बात मैंने शुरू की थी कि ये जो विपक्ष, राजनीतिक दल और ये जो धार्मिक दल हैं जो अपने आप को संविधान उठा करके और भारत के विभाजन का विरोध करने की बात करते हैं, वो वास्तव में भारत के विभाजन के विरोध की बात नहीं करते हैं। वो लोग खिलाफत वाले लोग हैं जो इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पर खिलाफत या खलीफा का राज चाहने वाले लोग हैं, और इसी उसमें उनका गठन हुआ था। वो धमका रहे हैं, लगातार धमका रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। महाराष्ट्र में तो उलेमा एक ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है, उन्होंने तो अपनी 17% नाम वो भी दे दी, और वहाँ भी उन्होंने धमकाया कि आप इस तरह की मांग रखें, और जो मांग नहीं रखेगा वो उसके समर्थन में नहीं रहेंगे।
तो ये कुल मिलाकर के जो बातें कही जा रही है, विपक्ष क्या इस तरह के अपने किसी एजेंडे से सरकार को इंटिमिडेट कर पाएगा या सरकार को ब्लैकमेल कर पाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। और मैंने जिन मोटा मोटी 2-3 बिंदुओं की बात की, मैं बाकी डिटेल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जिन 2-3 बिंदुओं की बात कर रहा हूँ, उतने ही बड़े कारणों के कारण क्या इस तरह का रिस्क लेने की स्थिति जनता दल यू या तेलुगु देशम पार्टी को है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।